हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शाइना परमार और हम पढ़ रहे हैं मेडिवल इंडिया, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है खलजी वंश। तो खलजी वंश का एडमिनिस्ट्रेशन हमने पढ़ लिया कि किस तरह से वैसे तो हमने ये देख लिया कि खलजी वंश में सबसे महत्वपूर्ण है अलाउद्दीन खिलजी। तो उसने किस तरह से अपना एक अच्छा विभाग बनाया, उसमें अच्छे मंत्री रखे, किस तरह से उसने टैक्स को अच्छे ढंग से चलाया, पुलिस प्रबंध किया, जासूस प्रथा की। बहुत कुछ ऐसा जो हम खिलजी वंश में पढ़ चुके हैं। तो ये हमने पहले भी देखा है सर। तो आज हम पढ़ेंगे उसके आर्थिक सुधार। तो आर्थिक सुधारों में हमने उनके जो खास पढ़ना है वो है उसके कृषि संबंधी यानी खेती बाड़ी संबंधी सुधार, और दूसरे हैं बाजार संबंधी। तो इसमें हमने खास बात क्या याद रखनी है कि देखें उसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। तो जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी बुक में लिखा है तारीख़ फ़िरोज़ शाही में, ठीक है। और आमिर खुसरो ने अपनी बुक खुजाइनुल फुतूह में, इब्न बतूता की बुक है रिहला, इसामी की बुक है फतुह हस्तालीन, ठीक है। और शेख नसीरुद्दीन की बुक है खैरुल मजालिस। तो इन बुक्स में से हमें ये सब पता चलता है कि उसने कैसे एक अच्छा बाजार पे नियंत्रण रखा और किस तरह से उसने जो जो उसने टैक्स प्राप्त करना था लोगों से, वो कैसे उसने प्रबंध स्थापित किया। तो इसके बारे में हमें कई तरह की जानकारी मिलती है। डॉक्टर के.एच. लाल मॉरलैंड तथा डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव आदि विद्वानों के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के मूल्य नियंत्रण के नियम केवल दिल्ली में ही लागू किए गए थे। तो जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, तो ये लोगों का कहना है कि उसने ये सिर्फ दिल्ली में ही लागू किया है, लेकिन बनारसी दास इस बात को नहीं मानते। वो कहते नहीं, पूरे भारत में जहाँ जहाँ उसका राज था उसने वहाँ वहाँ इसको लागू किया है। तो हो सकता है उसने जिस जगह पे वो रहता था वहीं पे लागू किया हो और उसने उससे मुसलमानों को ही ज़्यादा फ़ायदा दिया हो। तो क्योंकि वो लोग मुस्लिम थे, इस्लाम धर्म को मानते थे, उनके लिए वही महत्व था। तो कुछ भी हो सकता है, हम इसके बारे में ज़्यादा बहस नहीं करेंगे। तो हम ये देखते हैं कि हमने पढ़ना क्या है। तो ये माना गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे सुधार किए हैं भू राजस्व प्रणाली में भी और व्यापार और वाणिज्य में भी, ठीक है। तो उसने इसमें जो काम किया है, आप इंट्रोडक्शन में ये सारा कुछ लिख सकते हैं। तो हम सीधे पॉइंट पे आते हैं कि उसने क्या किया। देखिए, सबसे पहले तो ये बात याद रखनी है हमने कि वो एक पहला ऐसा शासक था जिसने भूमि की पैमाइश करवाई, ठीक है। और बर्नी ने इसके भू राजस्व प्रणाली को मसाहत पद्धति कहा है। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए याद रखना, ठीक है। भूमि की बीघा तथा विस्वा भूमि के नापने का उसने एक पैमाना बनाया। ये देखें, जो उसका विस्वा है, ये विस्वा प्रणाली भी इसने ही शुरू की है। और देखिए, उसने खूत मुकद्दम चौधरी जैसे जो अधिकारी सदियों से चलते आ रहे थे उनको हटा दिया। और उसने क्या किया, वंशानुगत अधिकारियों के विशेष अधिकारों को भी ख़त्म कर दिया। क्या था, एक था हकूक़ खेती खोती, जिसमें क्या होता था, किसानों से जितना टैक्स अधिकारी लेते थे उसका 10% टैक्स राजा को ना देकर खुद लेते थे और 90% टैक्स राजा को देते थे। तो 10% उसमें से वो खुद रख लेते थे जो किसानों से लेते थे। और किस्मत खोती क्या था, किसानों से अलग से टैक्स लेते थे। दो तरह से वो टैक्स वसूलते थे किसानों। दोनों तरह से ही वो, एक तरह से देखा जाए तो ये दोनों तरह से ही, ये जो दोनों हम देख रहे हैं, इन दोनों तरह से ही किसका नुकसान हो रहा है, कि नुकसान तो किसानों का ही हो रहा है। चाहे हकूक़ खोती हो जिसमें 10% उन्होंने लेना है, या किस्मत खोती हो जिसमें जितना मर्जी वो किसानों से लेते रहें। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये क्या किया, सबसे पहले तो उसने टैक्स में जो उसने अपने खेती बाड़ी संबंधी सुधार किए, उसमें सबसे पहले उसने टैक्स में सुधार किया। देखिए, उसका मुख्य मोटिव तो यही था कि उसने एक बड़ी सेना बनानी है और साम्राज्य का विस्तार करना है। तो उसने क्या किया कि देखिए, यहाँ पे बताया भी है मैंने, अलाउद्दीन खिलजी का राजस्व सुधार 2 उद्देश्यों से प्रेरित था। पहली बात तो उसने एक विशाल सेना का गठन किया था। तो उसे ये था कि उसका खर्चा कहाँ से उठाएगा, तो वो राज्य से जो लाभ होगा ज़्यादा से ज़्यादा उससे ही खर्चा उठा सकेगा, ठीक है। दूसरा कारण था
भूमिपतियों के विशेषाधिकार को ख़त्म करना, क्योंकि उसने ये देख लिया था कि ज़्यादातर क्या हो रहा है कि जो लोग हैं भूमिपति हैं वो क्या करते हैं, टैक्स तो ले लेते हैं लेकिन राजा को नहीं दे रहे बल्कि कृषकों का ही शोषण कर रहे हैं। तो इस वजह से उसको लगा कि ये दोनों कारणों से मुझे क्या करना होगा, जो टैक्स हैं उनको अपने हिसाब से सेटल डाउन करना होगा। तो वो एक ऐसा शासक था, ऐसा सुल्तान था जो ये चाहता था कि उससे ऊपर कोई ना हो और वो जो चाहे वो करे। और सबसे मेन बात थी उसको ज़्यादा पैसा चाहिए था, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा कुछ करना था। उसकी ज़िंदगी का लक्ष्य था हर जगह को जीत लूँ और इतना पैसा कमा लूँ कि उसकी सेना इतनी ताकतवर हो जाए कि उसके सामने कोई टिक ना पाए। तो एक तरह से जिसे हम बोलते हैं ना सन की, तो वो सन की राजा था जिसे सब कुछ चाहिए था। लेकिन उसने इतने काम किए हैं जो बहुत उसके लिए फ़ायदेमंद भी रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले उसने क्या किया, 4 तरह का कर होता है, मैंने आपको शायद पहले भी पढ़ाया होगा लेकिन हम पढ़ते रहेंगे बार बार। जजिया, ज़कात, खमस और खराज। जजिया और ज़कात के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे खराज लिखा है, तो ये क्या था, भू उपज का 50%। ठीक है, उसने क्या किया, ये पहले कितना लिया जाता था, 1/3 लिया जाता था, तो उसने इसके लिए क्या कर दिया, 1/2 कर दिया। तो जो जितना भी उसके अंडर जितना भी इलाका था वहाँ से जितना टैक्स लेना है, जो भूमि कर है, वो कितना करना, 50% कर दिया उसने। कोई 30% नहीं, कोई 40% नहीं, सीधा 1/2 लगान के रूप में लिया जाएगा। अब किसान उसको 50% टैक्स दे, इसके लिए ही उसने सारा कुछ किया है कि कोई किसान बाद में ये ना कहे कि हम 50% नहीं दे सकते। तो सारे सुधार उसने इसलिए किए, ये नहीं कि वो किसानों का हितैषी था, ये कि किसान उसको मना ना करे टैक्स देने से, इसलिए उसने ये सारा काम किया। ठीक है, अब ये देखें, खमस जो लूट का माल होता था। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि उसमें क्या होता था, पहले राज्य का हिस्सा 20% होता था और लूटने वाले का 80% होता था। लेकिन उसने क्या कर दिया, अब राज्य कितना लेगा, 80%। ठीक है, और लूटने वाले को कितना मिलेगा, 20%। ठीक है, उल्टा कर दिया उसने। उसका मतलब ये था कि लूटने वाले को जो 80% मिल रहा है वो अब उसे नहीं मिलेगा, वो 80% किसे मिलेगा, राज्य को मिलेगा। तो इससे क्या हुआ, अब लूटने वाला माल ये सब क्या है, जब युद्ध करने जाते थे कहीं, तो कई बार क्या होता था, राजा ऐसे सेना उसके पास इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, तो वो सेना इकट्ठी कर लेता था और बोल देता था कि जहाँ से जो भी लूटोगे वो सब तुम्हारा है, बस उस जगह पे हमने जीतना है। तो लूटने के लिए बहुत सारे ताकतवर सैनिक भी युद्ध में आ जाते थे, तो उसमें से सिर्फ 20% क्या होता था, राज्य को दिया जाना होता था। लेकिन अब उल्टा हो गया, अब उसने कहा कि 20% वो खुद रखेंगे, 80% राज्य लेगा। और ये प्रथा को मोहम्मद बिन तुगलक ने भी जारी रखा, इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो ये देखें, अलाउद्दीन प्रथम सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश के आधार पर सर्वप्रथम भूमि पर कर लगाया। अब ये क्या है पैमाइश, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। भूमि की पैमाइश यानी भूमि को नापना। पहले टैक्स कैसे होता था, अंदाजे से लिया जाता था और पता ही नहीं होता था कि कितना टैक्स इकट्ठा हो रहा है। अब पहले भूमि को नापेंगे और देखेंगे कितनी भूमि है और उसका आधा हिस्सा कौन लेगा, अलाउद्दीन खिलजी लेगा। उसने बिस्वा की इकाई माना, इसलिए उसे एक बिस्वा की इकाई माना गया, तो उसे बिस्वा प्रणाली के नाम से जाना गया है। मीन्स जो जिससे नापा जाता था, जिसे नापने से टैक्स दिया जाता था, उसे बिस्वा कहा गया है। और उसने एक डिपार्टमेंट भी बनाया टैक्स इकट्ठा करने के लिए, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ये देखें, दीवान मुस्तखराज। ठीक है, ये डिपार्टमेंट किस काम के लिए है, टैक्स इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, भू राजस्व का संग्रहण करना, यही उनका काम है। और आगे देखें, अलाउद्दीन ने दोआब क्षेत्र में कर मुक्त भूमि पर केंद्रीय नियंत्रण स्थापित कर दिया। तो बहुत सारा दोआब का ऐसा इलाका था जहाँ से टैक्स नहीं लिया जाता था, तो बहुत सारे लोगों को गिफ्ट में दी गई थी, अनुदान में दी गई थी, किसी को दान दे दिया, किसी को गिफ्ट दे दिया, वो सब उसने वापस ले लिया और उसको किसके अंडर कर लिया, अपने अंडर कर लिया। ठीक है, धार्मिक अनुदान, जितने भी धार्मिक कार्य के लिए जगह दी गई थी वो सब वापस ले लिए उसने। हर तरह का जो
कर मुक्त अनुदान थे वो अलाउद्दीन ने रद्द कर दिए और सब पे टैक्स लगा दिया। उसने एक गड़ी कर भी लगाया जो मकानों पर लगा, चरी कर भी लगा। देखें बड़े ही नए टैक्स शुरू किए हैं उसने। दूध देने वाले पशुओं पर लगाया गया क्योंकि वो घास खाते थे, तो चारागाह निश्चित किए गए कि यहीं से खाएंगे और उसके लिए उनको टैक्स देना होगा। उसने घोड़ी टैक्स भी शुरू किया, घोड़ों पर लगाया गया। जजिया और जक़ात ये दो और टैक्स हैं। हमने पहले खमस और खराज पढ़ा है और ये जजिया जक़ात, चार टैक्स तो हर वक्त इनके खास रहे ही हैं। तो ये मुसलमानों से लिया जाता था और जजिया जो हिंदुओं से लिया जाता था, गैर मुसलमानों से। हाँ, जजिया लिया किन से नहीं जाता था, कुछ स्त्रियों, बच्चों, पागलों से, ब्राह्मणों से जजिया नहीं लिया जाता था, बाकी सभी जजिया देते थे। उसके बाद आता है उसने और क्या किया अपने इस जो खेती बाड़ी में सुधार करने के लिए वो काम कर रहा था। तो उसने जो खूत मुकद्दम चौधरी है इनकी पोस्ट ख़त्म कर दी क्योंकि ये लगान जमा नहीं कराते थे और अपना विशेष अधिकारों का गलत प्रयोग करते थे। ठीक है। उसके बाद उसने साथ में ये भी कह दिया कि वो घोड़ों पर नहीं चढ़ेंगे, हथियार नहीं रखेंगे, महंगे वस्त्र नहीं पहनेंगे। इस तरह की अभी पाबंदियां इसलिए लगा दी ताकि वो राजा का मुकाबला ना कर सके। ठीक है। और उसने उसकी खास बात देखिए क्या मानी गई है कि उसने वैज्ञानिक तरीके से सारा भूमि कर जो है स्थापित करने की कोशिश की, भूमि को नापना शुरू किया। ठीक है। और उसने अपने कर्मचारियों को बोल दिया कि बकाया राशि वसूल कर लें। तो हमने पहले भी पढ़ा, दीवान मुस्तखराज की उसने स्थापना की। ठीक है। और उसके ये सारे कार्य काफ़ी सफल भी हुए। उसने अपने साम्राज्य को मजबूत भी किया और उसने हर तरह के विद्रोह के ऊपर भी अपनी जो उसकी उपलब्धि थी वो पूर्ण तरह से सही रही है और उसने हर तरह के विद्रोह को दबाया भी है। तो ये सब हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं कि उसने दीवान मुस्तखराज को स्थापित किया और उसने वो पहला सुल्तान माना गया है जिसने इतने अपनी खास करके ये उसने अपनी रुचि दिखाई कि वो इतना सुधार करेगा और इतना टैक्स वो वसूल करेगा। और सबसे बड़ी बात उसकी मानी गई है कि उसने 50% टैक्स जो था अपने राज्य में स्थापित कर दिया और सबने दिया भी और भ्रष्टाचार से भी उसने बचाया। तो ये था उसका भू राजस्व या खेती बाड़ी संबंधी सुधार। उसके बाद हम पढ़ते हैं उसके बाजार संबंधी सुधार। ये बड़े ही इम्पोर्टेंट है और वेरी इंटरेस्टिंग भी है कि उसने कैसे बाज़ारों को एकदम से ठीक कर दिया। तो उसने 4 बाज़ार स्थापित किए। सबसे पहले हम देखते हैं उसने अनाज मंडी, सरायदल, घोड़ों का और सामान्य बाजार, इस तरह से 4 अलग अलग बाज़ार बना दिए और सबके लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शंस भी दे दी। लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी थी जो सभी के लिए थी, जैसे कि वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करना। ये आगे मैं आपको एक चार्ट में भी बता दूंगी। तो उसने पर्टिकुलर चीज़ों के रेट फिक्स कर दिए कि इतने ही रेट के साथ ये चीज़ मिलेगी। ठीक है। तो एक टंके में कितने जीतल, एक टंका है जो 1 तोले के बराबर है। ठीक है। तो एक टंका जो 1 तोले के बराबर और एक टंके में कितने हैं जीतल, 50 जीतल हैं। ठीक है। तो यानी कि टंका बड़ा है और जीतल छोटा है, तो उस हिसाब से उसने रेट फिक्स कर दिए। और वस्तुओं की पूर्ति के लिए भी ये घोषणा कर दी कि बाजार में सारा सामान होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई कुछ खरीदना चाहता है और इसलिए क्योंकि रेट कम कर दिए हैं तो वो सामान बाजार के लोग बेचे ही ना, व्यापारी। तो उसने कहा कि ये सब होना चाहिए। और उसने ये भी कह दिया कि व्यापारी अपना पंजीकरण कराएं, यानी बताएं कि कौन कौन से व्यापारी हैं। ऐसा ना हो कि बाद में पता चले कि ये तो व्यापारी है ही नहीं जो सामान बेच रहे हैं। फिर उसने राशन प्रणाली शुरू की, राशन कार्ड बनवा दिए और बोल दिया कि राशन कार्ड से ही वो आके अपना राशन ले सकते हैं। ठीक है। और कितना अनाज देना है ये राशन व्यवस्था में बताया गया। जो आज भी आपके राशन कार्ड चलते हैं तो ये अलाउद्दीन खिलजी की ही देन मानी गई है। और उसने बाज़ार में निरीक्षकों की नियुक्ति की ताकि वो देखें कि ढंग से काम चल रहा है कि नहीं। और देखें बाज़ारों के लिए दीवान रियासत नियुक्त किए गए। बड़ी ही खास बात है, उसने बाज़ार के लिए क्या बनाया, दीवान रियासत, और उधर क्या था, दीवान मुस्तखराज। और उसने एक शाहाना में मंडी का पद बनाया और मलिक कफूर को वहाँ पे उसका मुखिया बना दिया। तो शाहाना मंडी के बारे में सारा ध्यान रखता था और व्यापारियों का पंजीकरण करता था कौन, मलिक कफूर। तो दीवान रियासत और मुस्तखराज को हम याद रखेंगे। उसने एक बरीद मंडी भी बनाया
तो वह बाजार की वस्तुओं के मूल्य व तोल का निरीक्षण करता था। उस तरह से उसने कई सारे अधिकारी लगा दिए ताकि कोई कम ना तोले, कोई सामान को ना छुपाए। और देखिए यहाँ पे उसने कठोर दंड व्यवस्था भी लागू की हुई है। ठीक है, तो बाजार नीति को सफल बनाने के लिए उसने कठोर नियम बनाए, प्रत्येक प्रकार के सट्टेबाजी तथा चोराबाजारी का कठोरता से दमन किया और उनको गारंटी देनी पड़ती थी कि वो चोरी से अनाज जमा नहीं करेंगे, उसी रेट पे बेचेंगे जो अलाउद्दीन खिलजी ने डिसाइड किया है। तो कोई भी अपने पास चीज़ को अपने घर में छुपा के नहीं रख सकता था और अगर उसकी डिमांड बढ़ जाए तो उन्हें बेचनी ही पड़ती थी, वो छुपा के नहीं रख सकते थे। और उन्हें शाहाना मंडी से परमिट भी लेना पड़ता था अगर उन्होंने कुछ खास व्यक्तियों को वो सामान देना है। तो दीवान रियासत, शाहाना मंडी, 2 पदाधिकारी, ठीक है, और सराय अटल नामक एक न्यायाधीश, ये सबका काम है अब इन नियमों का पालन करवाना। ठीक है, ये सराय अटल एक न्यायाधीश है, दीवान रियासत है और शाहाना मंडी है। तो ये मलिक कफूर का नाम आपने सुना होगा, मैंने आपसे पहले भी कहा फिल्म को एक बार ज़रूर देख लें, पद्मावत को। ठीक है, तो ये सारे क्या करते हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि ईमानदारी से काम करें। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है कि सभी वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं, अनाज, कपड़ा, सब कुछ। तो नसीरुद्दीन के अनुसार अलाउद्दीन का बाजार नियंत्रण उसकी परोपकार की भावना का परिणाम है। ठीक है, जबकि बर्नी कहता है कि उसने मूल्य नियंत्रण शाही सैनिकों लिए और राजकोष की स्थिति को मजबूत करने के लिए बना था। सो हर एक इतिहासकार अपने अपने अलग विचार देता है, लेकिन उसका ये जो काम है काफ़ी अच्छा रहा। हाँ, ये हो सकता है कि शायद उसने अपने सैनिकों के लिए ही ये ज़रूरी बनाया होगा क्योंकि उसको सेना से बहुत प्यार था। तो ये है उसका चार्ट जो उसने मूल्य निश्चित किए हैं। तो ये है फसलें जो बाज़ार में बिकना है और किस तरह से बिकना है, जैसे गेहूँ है उसको किस हिसाब से बेचना है, जौ है और धान है, ये इस चार्ट को आप नोट कर सकते हैं। इस तरह से ही इतने ही जीतल का सामान बिकना है बाज़ार में। अगर किसी को सरसों का तेल चाहिए 2.5 सेर तो उसे 1 ही जीतल देना होगा। और उसके बाद अब देखें यहाँ पे बहुत कुछ और भी है। अनाज को स्थायी रूप से सस्ता रखने के लिए उसने उलग खां के विश्वसनीय सेवक मलिक कबूल को मंडी का शाहना नियुक्त कर दिया। अब ये है कि हमेशा ही सस्ता रहे सामान, ऐसा ना हो कि वो इधर उधर हो और पीछे से वो युद्ध करने गया हो और कोई भी अपनी मर्जी से सामान को चेंज कर दे। तो उसने उलग खां की ड्यूटी पक्की लगा दी। ठीक है, और उसने अपने गुप्तचर भी लगाए वहाँ पे। और दिल्ली में इतना अनाज पहुँच गया कि अकाल और सूखा पड़ने पर भी दिल्ली के निवासियों को भी पता नहीं चला। तो इतना सामान इकट्ठा हो गया और इतना सस्ता हो गया कि अब लोगों के लिए चाहे अकाल पड़े चाहे ना, अनाज उनके लिए हर वक्त वहाँ पे रहता ही था। तो उसके गुप्तचर, उसके बाकी काम करने वाले व्यक्ति उसको समय समय पर सारी इन्फॉर्मेशन देते थे और कोई भी करप्शन वहाँ पे नहीं थी। ठीक है, और अकाल के समय में भी अगर मुश्किल हो तो उसके लिए भी अन्नगार बना दिए गए। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि उसने, हालांकि उसने हर सामान को बहुत सस्ता कर दिया, फिर भी अगर कोई मुसीबत होती थी तो इन अन्नगारों से सामान लोगों तक पहुंचाया जाता था। और इसके अलावा उसने अन्य सामग्री जैसे कपड़ा है, शक्कर है, मिश्री, मेवा, घी या कोई जानवर है, उनके लिए भी कुछ नियम बनाए थे जो इस तरह से है। उसने सराय अदल का निर्माण किया, एक ऐसा बाजार जहाँ पे जाके सभी अपने, ये एक तरह की मंडी है जहाँ पे सभी अपना सामान बेच सकते थे। ठीक है, फिर उसने कहा कि व्यापारियों को अपना रजिस्टर रखना होगा और उसके अलावा उसने ये भी कहा कि जितना भी सामान वो बेचेंगे तो सराय अदल को सुपुर्द होना होगा। ठीक है, और इसके अलावा उसने बड़े बड़े आदमियों के काम आने वाली बहुमूल्य वस्तुओं को रईस और परवान की आवश्यकता परमिट लेना ही पड़ेगा, उनको हाकिम से परमिट लेना पड़ेगा अगर वो बड़े लोगों को ये सामान बेचते हैं। कौन? व्यापारी। फिर उसने घोड़े और दासों और मवेशियों के लिए भी कुछ नियम बनाए। सबसे पहले उसने कहा कि उनका वर्गीकरण करेंगे कि कौन से महंगे और कौन से सस्ते बिकेंगे। फिर ये भी फैसला किया गया कि धनी लोग या व्यापारी उन्हें खरीदने नहीं जा सकते सीधे, क्योंकि वो रेट बढ़ा देते हैं और आम लोग वो नहीं खरीद पाते। दलाल बीच में से ख़त्म कर दिया, डायरेक्ट बाज़ार में आके वो खरीदेंगे और बेचेंगे। ठीक है,
और इस तरह से उसने प्रत्येक बाजार में काम करने वाले के क्रय विक्रय के बारे में, उसकी जो शाहाना मंडी है, ये सब दीवान रियासत है, ये सब उसका ध्यान रखेंगे कि काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा। इस तरह से बाज़ार संबंधी ये सभी कामों को अच्छी तरह से करने के लिए उसने अच्छे डिपार्टमेंट बनाए और इन लोगों ने ये सारा काम किया भी। ठीक है। अनाज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए व्यापारियों को बाध्य किया गया। ऐसा ना हो कि वो घर पे ही बैठे रखें, अपने पास स्टोर करते रहें और सही जगह पे वो ना पहुंचे। ठीक है। और केंद्रीय बाज़ारों की भी स्थापना की गई। एक ही बाज़ार नहीं बनाया गया, अलग अलग जगह पे अलग अलग बाज़ार बनाए गए। और सबसे बड़ी बात है, उसने हर वक्त ये ध्यान रखा अपने गुप्तचरों से, अपने सेवकों से, क्या सारा काम सही तरीके से हो रहा है। लेकिन बर्नी ये कहता है कि अलाउद्दीन के इन सुधारों से हिंदू ज़मींदारों को काफ़ी आर्थिक स्थिति, बुरी स्थिति का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये सब किसके लिए था, ये सब मुस्लिम समाज के लिए था। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ तो ये भी कहते हैं कि ये सिर्फ दिल्ली में था, दूर देशों में, दूर उसके साम्राज्य में, भारत के दूसरे इलाके में ये एप्लीकेबल ही नहीं हो पाया। वो सभी लोग जो थे वो भूख से ही मरते रहे, अकाल में तड़पते ही रहे और चीज़ें महंगी ही बिकती रही। या ये कह सकते हैं कि ये उसकी सेना के लिए था, इसलिए आम जनता प्रभावित होती रही। या ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ उसके ही धर्म से संबंधित लोगों के लिए था। लेकिन जो भी है, उसका ये दीवान रियासत और दीवान मुस्तखराज दोनों ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए और एक अच्छा प्रबंध स्थापित किया। तो ये था खिलजी वंश का शासन प्रबंध और उसके कुछ रिफॉर्म्स। तो इस तरह से ही मेडिवल इंडिया की और वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।